हेलो और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर का प्लॉट नहीं, बल्कि एक ऐसी रियल जियोपॉलिटिकल घटना है जिसने पिछले अप्रैल में पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। 90 मिनट्स टू मिडनाइट। जरा सोचकर देखिए, दुनिया तबाही से सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट दूर थी। आइए इस विश्लेषण में समझते हैं कि आखिर हालात इस कगार पर कैसे पहुंचे और कैसे हम एक अनचाहे तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे। तो इस पूरे टेंशन की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी। एक के बाद एक टोटल 4 अल्टीमेटम। अमेरिका ने ईरान को बिल्कुल क्लियर टर्म्स में चेतावनी दी थी कि होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत खोला जाए। पहली डेडलाइन 21 मार्च, फिर 23 मार्च, फिर 28 और आखिर में 6 अप्रैल। लेकिन हुआ क्या? ईरान ने इन चारों चेतावनियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जैसे जैसे ये डेट्स निकल रही थी ना, वैसे वैसे एक बहुत बड़े टकराव का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। एक तरह से हर गुजरने वाला दिन हम एक भयंकर युद्ध की तरफ धकेल रहा था। और फिर आया 7 अप्रैल का दिन। शाम के करीब 5:36 बज रहे थे जब हालात एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है, और कोई आम पोस्ट नहीं, सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। उन्होंने लिखा, आज एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, एक ऐसी सभ्यता जो कभी वापस नहीं आएगी। बयानबाजी इस हद तक डेंजरस लेवल पर पहुंच चुकी थी। असल में ये इतना बड़ा थ्रेट था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस को तुरंत सामने आकर वार्निंग देनी पड़ी कि देखिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाना इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं उस नंबर पर जिसने मॉडर्न हिस्ट्री की दिशा ही बदल दी, नंबर 90। जब डेडलाइन बिल्कुल खत्म होने ही वाली थी और ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ ही देर में एक पूरी सभ्यता पर विनाशकारी हमला हो जाएगा, तभी बिल्कुल आखिरी वक्त पर, यानी हमले से ठीक 90 मिनट पहले, एक चमत्कार जैसा कुछ हुआ। पाकिस्तान के इंटरवेंशन और मध्यस्थता से अचानक एक सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा हो गई। लिटरली शांति और महाविनाश के बीच सिर्फ 1.5 घंटे का फासला बचा था। इन्हीं 90 मिनट्स ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से बचा लिया। लेकिन इस सीज फायर के आने से पहले ही शुरुआती 50 दिनों के युद्ध ने जो तबाही मचाई, उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। डेटा को देखें तो लेबनान में 2100 से ज्यादा और ईरान में 2000 से ज्यादा जानें चली गईं। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के भी लगभग 39 लोग मारे गए। पर सच कहूं तो ये सिर्फ नंबर्स या डेटा पॉइंट्स नहीं हैं। इन आंकड़ों का मतलब है 7000 से ज्यादा पूरी तरह से उजड़ चुके परिवार और लाखों बेघर हुए लोग। ये इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम की सबसे कड़वी और दर्दनाक ग्राउंड रियलिटी है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। एक और डरावनी बात बताऊं, इन ह्यूमन लॉसेस के अलावा एक खतरा ऐसा था जिसके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न्यूक्लियर तबाही का खतरा। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही चिलिंग वार्निंग दी थी कि सब कुछ पूरी तरह कंटामिनेटेड हो जाएगा, न पानी बचेगा, न मछली, कुछ भी नहीं। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। एक्चुअली युद्ध के दौरान ईरान के इकलौते चालू न्यूक्लियर प्लांट बुशहर के बिल्कुल पास 4 बम गिरे थे। बस एक छोटी सी चूक, थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन और 2025 में दी गई वार्निंग सच साबित हो जाती। पूरे गल्फ रीजन में चेरनोबिल जैसी ऐसी आफत आती जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता। खैर, इस बड़े लेवल के टकराव के बीच 3 अप्रैल की एक ऐसी कहानी भी है जो किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं। एक F-15 फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया। उसका वेपन सिस्टम्स ऑफिसर, जो इजेक्शन के दौरान घायल भी हो गया था, वो लगभग 24 घंटे तक दुश्मन के इलाके में 7000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के दरारों में छुपा रहा। और वहीं से उसने एक छोटा सा पर बेहद इम्पैक्टफुल रेडियो ट्रांसमिशन भेजा। सिर्फ 3 शब्द, गॉड इज गुड। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं, बल्कि उस एक्सट्रीम प्रेशर में उसके अदम्य साहस का सबूत था। उस घायल ऑफिसर को दुश्मन के हाथ लगने से बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान हुआ, वो अपने आप में एक मास्टर क्लास था। आइए इसके स्टेप समझते हैं। सबसे पहले CIA ने एक ब्रिलियंट डिसेप्शन कैंपेन चलाया। बेसिकली ईरान को धोखा दिया कि दोनों पायलट्स ऑलरेडी बचा लिए गए हैं। उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक किया गया। तीसरा स्टेप, अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स ने प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की ताकि ईरानी फौज वहां तक पहुंच ही ना पाए। और फाइनल स्टेप में नेवी सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स के जवानों ने एक बहुत ही डेयरिंग मूव करते हुए उसे वहां से सुरक्षित निकाल लिया। मिशन सक्सेसफुल। मिशन सक्सेसफुल जरूर हुआ, पर फ्री में नहीं। इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। देखिए, पॉलिटिशियंस तो क्लेम कर रहे थे कि एयर स्पेस पर उनका पूरा कंट्रोल है, पर जमीनी हालात बिल्कुल अलग थे।
इस एक सिंगल ऑपरेशन में एक A-10 वॉर्थॉग प्लेन क्रैश हो गया, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को गोली लगी और यहाँ तक कि 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को तो खुद US फोर्सेस ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो किसी भी हालत में दुश्मन के हाथ ना लग जाएं। तो ये जो ह्यूज मिलिट्री लॉस था ना, इसने पॉलिटिकल दावों की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी थी। चलिए अब वापस उस 90 मिनट वाले सीज़फायर पर आते हैं, जहां एक ऐसी डिप्लोमेटिक चूक हुई जिसका अंजाम बहुत भयंकर निकला। हुआ ये कि पाकिस्तान और ईरान ये मानकर चल रहे थे कि इस सीज़फायर में लेबनान भी सिक्योर है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का बिल्कुल क्लियर स्टैंड था कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है। इस एक मिसकम्युनिकेशन, इस एक डरावनी गलतफहमी का असर देखिए। सीज़फायर अनाउंस होने के कुछ ही घंटों बाद 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज़्यादा भयंकर हमले कर दिए, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा जानें चली गईं। डिप्लोमैटिक टेबल पर एक छोटी सी क्लैरिटी ना होना कितना जानलेवा हो सकता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। शांति बहाल करने की एक और बड़ी कोशिश हुई 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। करीब 21 घंटे तक एक मैराथन मीटिंग चली, लेकिन बात कहाँ आकर अटक गई? यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट पर। अमेरिका टोटली इस बात पर अड़ा था कि ईरान अपनी सारी न्यूक्लियर एक्टिविटीज पूरे 20 साल के लिए सस्पेंड कर दे। वहीं ईरान किसी भी हालत में 5 साल से ज्यादा के सस्पेंशन के लिए तैयार नहीं था। ये दोनों डिमांड्स इतनी एक्सट्रीम थी और ये गैप इतना बड़ा था कि आखिर में बात पूरी तरह से बिगड़ गई और शांति की उम्मीद एक बार फिर धराशायी हो गई। जब बातचीत फेल हो गई तो दोनों साइड्स ने इकोनॉमी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। 12 अप्रैल को अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड शुरू कर दिया। इसके काउंटर में 17 अप्रैल को ईरान ने एक बड़ा मूव चलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरह खोलने का ऐलान कर दिया, जिसके तुरंत बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 10% तक गिर गए। लेकिन ट्विस्ट देखिए, ठीक अगले दिन 18 अप्रैल को ईरान ने एकदम से यू टर्न ले लिया और उस रास्ते को फिर से ब्लॉक कर दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस कैट एंड माउस गेम की वजह से ग्लोबल मार्केट में कैसा हड़कंप मचा होगा। और इस इकोनॉमिक वॉरफेयर और नाकेबंदी का असर सिर्फ उन्हीं 2 देशों तक सीमित नहीं था। भारत जैसे देशों पर इसका बहुत ही गहरा और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। ईरान की IRGC गनबोट्स ने एक्चुअली 2 इंडियन कमर्शियल शिप्स पर फायरिंग कर दी, जिसमें से एक तो इराक से 2 मिलियन बैरल तेल ला रहा सुपर टैंकर था। इसके अलावा 8 और शिप्स को अपना रास्ता बदलकर लौटना पड़ा। ऊपर से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए भारत को रशियन ऑयल खरीदने की खातिर अमेरिका से बार-बार वेवर यानी छूट मांगनी पड़ी। ये डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक लेवल पर एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। इन सब ग्लोबल क्राइसिस के बीच 30 मार्च को इजराइल के एक अंदरूनी फैसले ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में और ज्यादा टेंशन पैदा कर दी। उन्होंने एक नया कानून पास किया जिसमें टेररिज्म के मामलों में मौत की सजा का कड़ा प्रावधान था। लेकिन यहाँ कैच क्या था? ये कानून सिर्फ वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर लागू होता था, जबकि यहूदी इजरायलियों को इससे पूरी तरह छूट दी गई थी। अब नेचुरली इस हद तक कंट्रोवर्शियल और भेदभाव वाली पॉलिसी ने इस ऑलरेडी एक्सप्लोसिव माहौल में आग में घी डालने का ही काम किया। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? 22 अप्रैल की नई डेडलाइन बिल्कुल हमारे सिर पर मंडरा रही है, जब वो 2 हफ्ते का टेम्पररी सीज़फायर खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल ये है, क्या वाकई कोई लास्टिंग डील, कोई परमानेंट समझौता हो पाएगा? और अगर कोई डील टेबल पर आ भी गई तो क्या सारे के सारे गुट उस पर राजी होंगे? सच कहूं तो आज ग्लोबल सिक्योरिटी की हालत किसी कच्चे धागे से लटकी हुई है। युद्ध के दोबारा भड़कने का खतरा आज भी उतना ही रियल है। तो आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा ऐसे ही सीखते रहिए।